हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जहां पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। पहला तो करवाऊंगा रेट लॉ और दूसरा कराने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। किस किस फैक्टर से रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है, किस किस फैक्टर से रिएक्शन का रेट घट सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आओ, पहला टॉपिक हम लोग करेंगे क्या, फैक्टर्स वाला करेंगे, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले 3 पॉइंट तो अच्छे से पता होना चाहिए, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और 1-2 पॉइंट मैं आपको और भी बता दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बनाना। तो प्रोडक्ट कब बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट से ही बनेगा। तो जितना ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मिलेगा या नहीं? मतलब जैसे जैसे आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे, रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। अगर 10 केजी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, 10 केजी। अगर 20 केजी रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, 20 केजी। तो रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है ना। तो पहला पॉइंट में क्या लिखवाऊंगा, एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट का, रिएक्शन कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। दूसरा जो हर जगह पे यूज आता है वो आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ना। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। वाटर रखा हुआ है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। उनके बीच में रैंडमनेस, मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब मूवमेंट इंक्रीज करता है तो मूवमेंट का मतलब ही क्या होता है, रेट। तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और मूवमेंट का मतलब ही क्या होता है, रेट। तो रेट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? एक एक पॉइंट अभी लिखवाऊंगा। और तीसरा क्या आता है, कैटलिस्ट। क्या आता है, कैटलिस्ट। ध्यान से सुनना। वैसे कैटलिस्ट ना दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव स्पीड को बढ़ा देता है, नेगेटिव स्पीड को घटा देता है। पर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि कैटलिस्ट एल्टर्स। एल्टर्स का मतलब क्या होता है, उसके रेट को चेंज कर देता है। एल्टर्स वर्ड अच्छा लगता है इसलिए मैं लिखता हूं एल्टर्स। एल्टर्स का मतलब होता है चेंज। तो मैं क्या लिखवाऊंगा, कैटलिस्ट एल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। चेंज तो करेगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड मतलब ये आएगा, अपना काम करेगा। काम मतलब क्या, स्पीड को बढ़ाएगा और खुद निकल जाएगा। मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? और एक बात मैं आपको बताता हूं, आगे जाके पता चलेगा। कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सा एनर्जी, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बस अभी नॉलेज के लिए देख लो। कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है? तो व्हाट इज कैटलिस्ट, अगर मैं आपको बोलूं तो कैटलिस्ट एल्टर्स मतलब चेंज। क्या कर देता है, रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड को चेंज कर देता है। विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होता है। क्लियर है? आइए, तीनों पॉइंट को मैंने समझाया है, अब तीनों पॉइंट को लिखेंगे। देखो, पहला पॉइंट क्या बोला है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज। जैसे कि मैंने बोला कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दोगे, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज, बिकॉज एज द रिएक्टेंट पार्टिकल इंक्रीजेज विच लीड्स टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। मैं एक बात और बता देता हूं, जितना ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा, मान लो इसमें क्या है, बहुत सारे रिएक्टेंट है, तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा उनमें कोलिजन
कोलिजन क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। जितना अच्छा कोलिजन होगा उतना ही अच्छा क्या बनता है, प्रोडक्ट। आपको पता है ए के मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है, जब आपस में कोलिजन हुआ होगा तभी तो सी बना होगा। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा कोलिजन और उतना ही अच्छा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या कर जाता है, इंक्रीज, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या कर गया, इंक्रीज, तो हेंस रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या कर गया, इंक्रीज। क्लियर है। अब तीसरा क्या आता है मेरा, कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट इंक्रीजेस, पर मैंने वहां पे आपको एल्टर्स बोला था, ठीक है। एल्टर्स का मतलब चेंज इसलिए बोला क्योंकि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, पर आप डायरेक्टली इंक्रीज भी लिख सकते हो। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। बोला था ना कि रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, एंड इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये 3 पॉइंट एग्जाम में आपको लिखना होगा, हूबहू यही डेफिनेशन आपको लिखना है। क्लियर है, जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है जल्दी से करो। चलो भाई, क्लियर है। फैक्टर्स हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने एकदम आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखवा दिया भाई। यही 3 पॉइंट लिखोगे, 3 नंबर लेके आओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ जो मेरा टॉपिक है आज का वो क्या है, रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ। क्या लिखा हुआ है पहले समझो, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, बनाना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब आपको भी जस्ट बताया गया है कि किसी भी रिएक्शन में ना, किसी भी रिएक्शन में जो स्पीड डिपेंड करता है वो 3 चीजों पे करता है, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। और अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे इंपैक्ट करता है, तो आपको पता चला जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही अच्छा मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, कहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो रिएक्शन का स्पीड होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे। बोल सकता हूँ ना। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक इक्वेशन लिया। क्या लिया, ए से ए प्लस बी से बी से बन गया क्या, सी से सी। समझना ध्यान से ना, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, दैट इज सेड टू बी रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट। और जो मेरा यहाँ पे कैपिटल सी है ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, और यहाँ पे जो स्मॉल सी है, ये आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्या, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स आपको बताया गया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना ही अच्छा कोलिजन होगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इसी पर डिपेंड करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने वाला वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं एक पावर लगाता हूँ ए और यहाँ पे पावर क्या लगाता हूँ बी। पर बहुत लोग को ये लगता है कि सर ये ए और ये, आप ए और बी लिखो ही मत। यहाँ पे सबसे पहले ए और बी लिखो ही मत, यहाँ पे लिखो एक्स और यहाँ पे क्या लिखो वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द ऑर्डर of concentration A. X is the order of concentration A and Y क्या है, Y is the order of concentration B. अब बोलोगे सर ये ऑर्डर क्या है, यही तो हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में, पर यहां भी जानो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डेटा है। कैसा डेटा है, एक्सपेरिमेंटली डेटा है, जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जो हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन। और एक बात आपको बता रहा हूं, ये जो होता है वो होता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो होता है वो ऑर्डर होता है। यहाँ पे ए और एक्स दोनों सेम नहीं है। दिस इज स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस इज ऑर्डर, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डेटा, जो क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर है। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे के आ गया, के क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलो, क्या पढ़ रहे हैं, रेट पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या बन गया, मेरा रेट कांस्टेंट बन गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या है एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर क्या है वाई। और ये जो इक्वेशन बना है इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ, किसी भी रिएक्शन का
रेट को अगर किसी इक्वेशन से बताते हैं, ये बेसिकली क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन को बोला जाता है रेट लॉ। क्या बोला जाता है? रेट लॉ। आपने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। वहां पे कंसंट्रेशन और टाइम के फॉर्म में पढ़े, और यहाँ पे रेट किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं? इक्वेशन के फॉर्म में, जो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, और उस पे कुछ पावर आता है। ये एक्स एंड वाई क्या है? ये पावर है, जो क्या है? एक्सपेरिमेंटली डेटा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? दैट इज द रेट लॉ। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो, इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant। जैसे कि अगर मैं इसी का रेट लिखूंगा तो रेट क्या हो जाएगा? K तो आएगा ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R आ जाएगा, और यहाँ पे अभी पावर मुझे नहीं पता है, तो क्या मैं इसको X लिख दूं? यहाँ पे लिख सकते हैं ना? तो वही बोला है, द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो है। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंसंट्रेशन। कैसा कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, with each term raised to some power, with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient। मतलब ये जो पावर है, ये स्टोकियोमेट्रिक के बराबर आ भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये क्या है? ऑर्डर। अरे वैल्यू तो सेम हो सकता है ना कभी कभी, पर इसका मतलब ये थोड़ी दोनों चीज सेम है। क्लियर है? ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसी इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा? बैलेंस्ड के फॉर्म में होगा। तो यही आपका डेफिनेशन, फिर से बोल रहा हूं, द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट having some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे रेट लॉ को, फटाफट से डेफिनेशन उतारेंगे। लेके जाएंगे कंटिन्यू। चलो आगे बढ़े क्या? ओके, ध्यान देंगे भाई। अब करेंगे क्वेश्चन। देखो, थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होना, क्वेश्चन करोगे तब क्लियरिटी आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अपने मन से मान लेंगे रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट बना। और बोला है सेकंड ऑर्डर, देखो यही दिया है ना ऑर्डर। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट क्या हो जाएगा? बोलो, के कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, और ऑर्डर अब दे रखा है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटली डेटा है। Okay, how is the rate of the reaction affected if the concentration of the reactant is doubled? अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दो। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज करोगे तो रेट में चेंज आएगा। तो यहाँ पे बोला है कि अब R का वैल्यू कर दिया है 2R, कंसंट्रेशन ऑफ R का जो वैल्यू है वो डबल कर दिया। क्या कर दिया है? 2R। तो देखो क्या होगा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान देंगे क्या होने वाला है कि रेट जो था उसका वैल्यू क्या था? के आर का स्क्वायर, है ना। बट अब आर जो है वो किसके बराबर हो चुका है? 2R। अगर कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट भी चेंज हो जाएगा। क्या मैं इसको रेट डैश बोल दूं? अब के है, अब आर के जगह पे क्या होगा? 2R। तो 2R का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, देखो। तो रेट डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा? के तो के रहेगा, 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। तो क्या मैं 4 को आगे लिख दूं? रीजन है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 को आगे लिख दूं, यहाँ पे क्या आ गया? आर स्क्वायर ही रहेगा। होगा या नहीं होगा? फिर से देखो, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, तो 4 को मैंने आगे ले आया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे के आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, कहीं दिखा हुआ दिख रहा है क्या? के आर स्क्वायर क्या है? रेट। मतलब जो नया रेट आया है, रेट डैश, वो किसके टाइम्स है? 4 टाइम्स ऑफ पुराने रेट। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया? 4 टाइम्स। कितना हो गया है? 4 टाइम्स। क्योंकि आपको पता है कि के आर स्क्वायर को ही आपने क्या माना था? रेट माना था। तो यहाँ पे मैंने इसके जगह पे रेट लिख दिया। जो नया रेट है वो क्या है? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस the rate of the reaction, hence the rate of the reaction is increases
कितना टाइम्स, हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। चलो क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। नो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा पूरा। ठीक है, नहीं भी क्लियर है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है उसको क्या कर दिया गया है, रेड्यूस टू हाफ। यही है ना सेकंड क्वेश्चन, रेड्यूस टू हाफ मतलब कि अब जो आपका R का कंसंट्रेशन है वो कर दिया गया है R/2। ठीक है, यही कर दिया गया है ना। तो आओ सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेट लॉ, तो रेट लॉ का वैल्यू आया था KR का स्क्वायर। अब नाउ R का वैल्यू क्या हो गया, R/2। तो रेट डैश जो है वो K रहेगा, पर R के जगह पे रखेंगे R/2 का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, रेट तो घटेगा ही, कंसंट्रेशन घटाओगे तो रेट भी क्या होगा, घटेगा। तो जो नया रेट है, रेट डैश, ध्यान से देखो, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो 1/4 को बाहर ले आए तो यहाँ पे क्या है, KR²। तो आपको पता है जो KR² है ये कौन सा रेट है, पुराना रेट है ना, दैट इज KR²। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, जो नया रेट डैश है वो क्या है, रेट बाय 4। आया या नहीं आया, मतलब पहले से 4 टाइम्स, कितना, 4 टाइम्स उसका स्पीड क्या हो गया, घट गया है। क्या हो गया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था तो बढ़ गया, और यहाँ 4 डिवाइड में है तो 1/4 से क्या हो गया, स्पीड घट गया। क्लियर है। तो एग्जाम में यही पैटर्न को आपको फॉलो करना, लिखना पड़ेगा। हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीजेस बाय 1/4 टाइम्स। हेंस द rate of the reaction is decreases by 1/4 times। क्लियर है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के द्वारा। चलो दिस इज द क्वेश्चन, फटाफट से इसको उतार लो आप। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। ठीक है, आ गया पूरा फ्रेम में। चलो जल्दी से उतार लो इसको, समझ समझ के करो। एक ही चीज बोलूंगा, लिखने का पैटर्न सीखो, एग्जाम में लिखने का तरीका कैसे मैं लिख रहा हूं ये चीज आपको ध्यान देना है। और यही चीज को आपको सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। चलो जल्दी उतारो, आ रहा है ना साइड वाला पार्ट, आ ही रहा होगा, और कर देता हूँ। चलो क्लियर है भाई। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ध्यान दो क्या बोला है, बोला है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। मतलब रिएक्टेंट में दो दिया हुआ है, एक ए भी है और एक बी भी है। तो मैं काम करता हूँ, एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। ए प्लस बी से क्या बन गया, अपने आप मान लो कुछ भी, सी बन गया। तो इसका जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा, के तो आएगा ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए का ऑर्डर दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, एंड बी का ऑर्डर क्या दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर। रेट लॉ लिख लिया ना। चलिए पहला क्वेश्चन, बोला हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी का कंसंट्रेशन को कर दिया 3 टाइम्स, ए में कोई भी चेंज नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन बी को आप क्या लेके चलोगे, 3b। तो ध्यान दो, तो रेट का जो इक्वेशन था वो तो था के ए की पावर 1 बी का स्क्वायर। अगर आप बी को कर दोगे 3b तो रेट में तो चेंज आएगा, कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट में चेंज आएगा। तो ए की पावर 1 बी के जगह पे क्या हो जाएगा, 3b का स्क्वायर। बोलो ना हाँ या ना। अब जो स्क्वायर करते हैं उसको बाहर ले आएंगे, तो जो आपका रेट डैश है वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आगे आ गया, 9 के ए की पावर 1 एंड बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और आपको पता है के ए की पावर 1 बी का स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। मतलब जो नया रेट डैश है वो कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। किसके, पुराने रेट के। मतलब जब कंसंट्रेशन आपने बी का चेंज किया, बढ़ाया, तो रेट कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स। तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। क्लियर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट। मैं तो बोलूंगा खुद से किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले खुद से करो, ट्राई करो, उसके बाद देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, पहले उतारो फटाफट। हो गया भाई ये वाला। अब बोला है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। ए को भी डबल किया और बी को भी डबल किया, तो क्या होगा देखो। हटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको
कि ए को कर दिया है 2a एंड बी को भी कर दिया है 2b, तो क्या इंपैक्ट होगा देखो। आपको पता है रेट जो आया था वो क्या आया था, के ए की पावर 1, और यहाँ पे क्या आया था, बी का स्क्वायर आया था। अब आपको पता है कि जो नया रेट आएगा, रेट डैश, तो ए को भी कर दिया है 2a, पावर तो 1 है, बी को भी कर दिया है 2b, पावर तो क्या है, स्क्वायर है या नहीं है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 2 की पावर 1 क्या हुआ 2, तो 4 और 2 क्या हो गया 8। फिर से देखो क्या बोल रहा हूं, 2 की पावर 1 2 आगे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 4 आगे आ गया, बचा कौन, के ए की पावर 1, और यहाँ पे कौन है, बी का स्क्वायर, तो के ए की पावर 1 बी का स्क्वायर को ही तो रेट बोलते हैं, ये रहा रेट। तो जो नया रेट आया वो कितना टाइम्स आया, 8 टाइम्स ऑफ पुराने रेट के, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो बोलेंगे क्या, हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, आई होप पैटर्न वही आपको करना है, पुराने वाले रेट को कंपेयर करना है और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से उतारो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा, एक ही फंडा है, थ्योरी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करो। क्लियर है, क्वेश्चन से ही सब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब जब एक्स से वाई जाता है तो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है, तो रेट क्या होगा, तो रेट होगा के एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, सब क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, if the concentration of x increases to 3 टाइम how will we affect the rate। अरे ऐसा क्वेश्चन कितना कर लिए भाई, x का वैल्यू कर दिया 3x, ठीक है, तो क्या होगा, जो नया रेट आएगा, रेट डैश, वो क्या होगा के, 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो रेट डैश जो होगा वो 9 आगे आ गया, बचा कौन, के एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। और के एक्स स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, रेट बोलते हो। तो जो नया रेट आएगा वो कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, किसके, पुराने रेट के। क्लियर है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, तो रेट लॉ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से करना है। क्लियर है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कितना क्वेश्चन हो गया, 3। 3 तो कोई भी कर लेता, जो सीखना है आपको वो ये सीखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो लेके आया हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो कहां है, कहां गया भाई वो क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, आई थिंक वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे आपको करवाना है रेट लॉ का, जो मैं आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, नहीं आया है, एक सेकेंड वेट, मैं चेक करता हूँ, रुकिए, शायद मेरे पास वो होगा। एक सेकेंड, अगर होगा तो करवा देंगे आपको अभी तुरंत। ओके, वो क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए पेन ड्राइव, देखिए एक सेकंड, रुके वेट, पेन ड्राइव में वो क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ, एक सेकेंड दीजिए बस पेन ड्राइव में। हाँ जी भाई, ये रहा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, आओ ध्यान से दिखाता हूं, देखो, दैट इज द क्वेश्चन। डेटा वाइज जो क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन करोगे तभी आपको लगेगा कि नहीं भाई आपने कुछ किया है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है पी का, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है क्यू का, इनिशियल रेट दे रखा है, बोला है डिटरमाइन द रेट लॉ। ऐसे क्वेश्चंस को करना ही आपका एक्चुअल कंसेप्ट सीखना है। तो मैं आपको सिखाता हूं, आपको बनाना है रेट लॉ। क्या बनाना है, रेट लॉ। पर ध्यान दो, यहां पे कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है, पी का, और किसका दिया हुआ है, क्यू का। तो मैं अपने मान से मान लेता हूं कि पी प्लस क्यू से बन गया कोई प्रोडक्ट, मान लेते हैं, या मान लो आर मान लो, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इनिशिएशन ऑफ आर, आर बना है। ठीक है, अब मुझे इसका रेट लॉ लिखना है। तो आपको तो पता ही है यार कि रेट लॉ जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, के कंसंट्रेशन ऑफ पी की पावर एक्स
एंड कंसंट्रेशन ऑफ Q की पावर Y। ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पे है कि मुझे X और Y चाहिए, तभी तो पूरा रेट लॉ बनेगा। आई हैव टू कैलकुलेट X एंड Y, जो मैं इस डेटा से कैलकुलेट करूंगा। और ऐसे क्वेश्चन नीट में देखना, जेई में देखना, हजारों बार पूछा गया है। जो कंसेप्ट बता रहा हूं वही अप्लाई करना। ध्यान दो, आप क्या करोगे, जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है ना 4, आप पहले ऐसा देखो कि आपको वो एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें P का डेटा एक बार क्या हो सेम और Q का क्या हो अलग। फिर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा लेना है जिसमें Q का डेटा क्या हो सेम और P का क्या हो अलग। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, मैंने लिया X1 एंड एक्सपेरिमेंट 3। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लिया इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3, है ना, एक्सपेरिमेंट 1 एंड इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि P का कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं है। क्या है? सेम। सेम का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, हाँ या ना? बट अगर मैं सेम में देखूं किसमें, Q में, तो ये कितना टाइम्स बढ़ गया? 3 टाइम्स। कितना टाइम्स बढ़ गया? 3 टाइम्स। बढ़ा या नहीं बढ़ा? इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 पी का कंसंट्रेशन क्या है? पी का कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इसका रेट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यू का कंसंट्रेशन जो है वो कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, और आपको पता है कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट का तो रेट में चेंज आता है। कितना टाइम चेंज आया रेट में? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? 3 की पावर -4, यहां भी क्या है? 3 की पावर -4, मतलब रेट में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। मतलब आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो पर फिर भी रेट में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो Q पे पावर है वो क्या है? 0। क्यों? क्योंकि आप Q को बढ़ा रहे हो, Q को 3 टाइम्स कर दिए, फिर भी कोई भी पावर क्या है? 0। एनीथिंग 0 टेंड्स टू बी क्या होता है? 1। उस पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो मुझे यहां से पता चल गया कि जो y का वैल्यू है, जो y का वैल्यू है उसका वैल्यू क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। ये बात समझ में आया? को वही करना है, एक बार लेना है सेम, एक बार क्या लेना है? डिफरेंट। और आपको देखना है रेट में क्या चेंजेस आया। अगर ये भी क्लियर नहीं है तो एक और, इसी में मैं एक और ले रहा हूं, ध्यान देना। ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार। ठीक है, अगर हल्का सा भी डाउट है तो मैं एक और ले रहा हूं, देखना अभी, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक बार हमने क्या किया, P को कांस्टेंट लिया, अब Q को कांस्टेंट लेंगे। देखो कहां पे कांस्टेंट है, अब कहां पे कांस्टेंट है? कहीं पे देखो, दिख रहा है क्या? क्यू 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 कहाँ कांस्टेंट है? एक ही जगह पे कांस्टेंट है। ये रहा 0.30, ये रहा 0.30, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने लिया इन एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट क्या? 2 एंड 4। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? Q को कांस्टेंट कर दिया, मतलब Q से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उस जगह पे ध्यान दो, P पे क्या हुआ? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रेड्यूस किया है आपने कितना टाइम्स? रेड्यूस कर दिया 3 टाइम्स। रेड्यूस कर दिया कितना टाइम्स? 3 टाइम्स रेड्यूस कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया? P का कंसंट्रेशन को घटा दिया, मतलब P/3 कर दिया है। कर दिया ना, 3 टाइम्स घटा दिया। तो रेट में क्या चेंज आया? देखो, अब यहां पे 9 से कहां चला गया? 3 चला गया। 9 से कहां चला गया? 3। मतलब यहां पे आपका जो रेट है वो भी कितना टाइम से घट गया? 3 टाइम से घट गया, हाँ या ना? कंसंट्रेशन 3 टाइम से घटाया तो रेट भी 3 टाइम से घट गया। मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि P के पावर पे क्या है? 1 है। अगर 2 से बढ़ाते तो 2 से बढ़ता, 4 से बढ़ाते 4 से बढ़ता, 4 से घटाए तो 4 से घटा, तो मतलब पावर क्या है? 1। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा x का पावर क्या है? बोलो, x का पावर क्या है? 1। तो यहां से जो आपको रेट लॉ, अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो रेट, अबे, तो रेट क्या होगा कि यहाँ पे क्या है? P की पावर क्या हो गया? बोलो, P की पावर क्या है? 1। और Q की पावर क्या है? 0। एनीथिंग 0 टेंड्स टू बी 1, तो आप यहाँ पे रेट लिखोगे K, और यहाँ पे क्या होगा? P की पावर 1, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कैसे करना है फिर से बता रहा हूं। एक बार लोगे ऐसा कंसंट्रेशन जिसका सेम हो और यहाँ डिफरेंट हो, एक बार इसका सेम और इसका डिफरेंट, और देखो रेट में क्या चेंज आता है। तो मैंने 1 और 3 लिया था, P कांस्टेंट है, Q को बढ़ा रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मतलब पावर क्या है? 0। अगर मान लो 3 टाइम्स बढ़ाया, रेट हो गया 6 टाइम्स या 9 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाता है? स्क्वायर, हाँ या ना? अगर 3 बढ़ाए तो 3 ही बढ़ा तो पावर क्या हो जाता? 1 हो जाता। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ देखा, अगर आपने कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स घटाया तो स्पीड भी 3 टाइम्स घट गया, मतलब पावर क्या है? 1। और यही पावर लाओगे तभी आप क्या लिख सकते हो? रेट लो, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं आपको PYQs कराऊंगा बोर्ड का एग्जामिनेशन का, जेई का करवाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, वहां पे मैं 2-3 क्वेश्चन
पढ़ाऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट में क्लियरिटी और आ जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसी के बारे में पढ़ाऊंगा, ऑर्डर के बारे में, पावर के बारे में, एंड पढ़ाऊंगा मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। वीडियो को देखते रहे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।